नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देखने हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, तब कांग्रेस भ्रम और नकारात्मकता का एजेंडा भी चला रही है। उन्होंने कहा कि जो दल सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो कमजोर विपक्ष ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए, वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। देश विरोध की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, और भारत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को उनको इतिहास कभी माफ भी नहीं करेगा। एआई इम्पैक्ट। नई दिल्ली से राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एआई समिट को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में एआई समिट चल रही है, ऐसे में विश्व में अनेकों देशों के उद्यमी और राजनयिक आए हैं। वहीं समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में भारत का अपमान भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी है। देश के अंदर एआई समिट चल रही है। विश्व के अनेकों देशों के उद्यमी आए हुए हैं, राजनयिक आए हुए हैं और उनके आगे कांग्रेस ने नग्नता का परिचय देकर कांग्रेस ने अपने दृश्य को प्रदर्शित किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों के अंदर भारत को अपमानित करते रहे। आज भारत की भूमि पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो नंगा नृत्य था, उस नृत्य ने पूरी तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस देश विरोधी है। विश्व के सामने, विश्व से भारतवर्ष के अंदर आए हुए राजनेताओं के आगे जो दृश्य उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसके लिए भारतवर्ष की जनता कांग्रेस को भी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को जनता कभी क्षमा भी करने की स्थिति में नहीं है जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है। देश के नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की है, जिसमें 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला वाहन पार्किंग और अन्य निर्माण कार्य भी शामिल है। सांसद ने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ ही मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश भी इस दौरान दिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने बजट को लेकर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत भी की है और कहा है कि इस बार का बजट खास होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट के लिए सभी वर्गों से सुझाव भी लिए गए हैं, सभी के लिए यह बजट अच्छा बजट होगा। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट क्योंकि उत्तराखंड का होगा, किस तरह से आप मानते हैं कि इस बार का बजट जो है वो भी खास रहेगा, क्योंकि केंद्र की ओर से भी तमाम योजनाएं उत्तराखंड के लिए दी गई। अब उत्तराखंड का लिहाज से जो बजट है वो कितना खास होने जा रहा है? देखिए, हम जब बजट पेश करते हैं तो हम बजट पेश नहीं करते हैं, हम बजट पेश करने से पहले जनता की अदालत में जाते हैं, जनता से सहभागिता करते हैं, जनता के अनुरूप उस बजट में व्यवस्था बनाते हैं और उसके बाद हम उसको जो है जनता के लिए फॉलो करते हैं।
तो अभी सर किस तरह की चर्चाएं हैं, या फिर जनता की डिमांड्स भी होंगी कि पहाड़ों में रोजगार हो और भी चीज़ें हों, उस पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, किस तरह सुझाव भी लिए गए? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला कार्यक्रम चलाया। मेरे यहाँ भी 11 न्याय पंचायतों में हुआ, 2 नगर पंचायतों में हुआ, 2 नगर पंचायत और 11 न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम हुई। मैं भी कई कार्यक्रमों में मैंने शारिक हुए। कल ही हम नगर पंचायत चमेला वाले कार्यक्रम में थे। वहाँ पे जो विषय आए, हमने जनता से वो विषय भी रखे कि आप चाहते क्या हैं। जनता ने जो हमें सुझाव दिए हमने नोट किए हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम बजट में मेंशन करेंगे, ताकि उन्हीं के अनुरूप हम बजट को पेश कर सकें। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही उत्तराखंड का विकास संभव है। इसलिए हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता से वार्ता करते हैं, जनता के अनुकूल पूछने के बाद ही हम जनता के अनुकूल उस बजट को पेश करते हैं। तो हमने इस पर सारी व्यवस्थाएं, चाहे कृषक का हो विषय हो, चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे वो अपने बुजुर्गों का विषय हो, चाहे वो बेरोजगार से संबंधित विषय हों, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम बजट में ये व्यवस्था करते हैं और हम इस बजट को पेश करते हैं। सर, चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप मान रहे हैं? पिछले समय भी देखा गया काफ़ी आपदा जैसे हालात बने, उसके बाद भी चरम पर थी चारधाम यात्रा, और इस बार की क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी सरकार कर रही है? देखिए, इस पे प्रत्येक जनपदों में डीएम को मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए होंगे। प्रत्येक जगह बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इससे व्यवस्था बनाने में हमारे अधिकारी और कर्मचारी लग चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की पहचान ही 4 धामों से, 4 धाम में जितने लोग आएंगे उससे हमारा भी महत्व बढ़ता है, हमारा स्तर ऊँचा उठता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। इसके लिए हम सब लोग सतत प्रयास करते हैं। सरकार इसके लिए जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ उन पर्यटकों की प्रतीक्षा करती है और उनकी व्यवस्था बनाने में काम करती है। जंगली जानवरों का एक बड़ा विषय रहा है उत्तराखंड में, तो क्या लग रहा है कि इस बार आप भी सदन में इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं कि भाई जंगली जानवरों से कैसे जनता को निजात मिले? ये विषय आपने बहुत अच्छा लाया है। मैं भी बहुत परेशान रहा। यहाँ तक कि मेरे गांव में भी ये हादसे हुए और पूरी विधानसभा में प्रत्येक गांव में हुए। अब ये हमारी भी समझ में नहीं आ रही है कि आज हम अब 55 साल की हमारी एज है, लेकिन आज से पहले हम उन भालू को और जो अपने बाघ जिन्हें हम कहते हैं चीता टाइप के, वो आते तो थे, लेकिन इतना ज़्यादा दहशत का माहौल नहीं बनाते थे। इस बार कुछ ज़्यादा हुआ। अब पता नहीं हम क्या कहें, या कुछ प्रदूषण या कुछ, मुझे लगता है कि कुछ वातावरण, ये पता नहीं कौन सा ऐसा हो रहा है जिससे हमें कष्ट हुआ है। हालांकि वन विभाग ने, हमारी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ हर जगह हम खड़े हुए हैं, हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। अभी मैं तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक बाघ को मेरे यहाँ पदोखाई ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ पे हमने पिंजरा लगवाया, फॉरेस्ट की सारी टीम वहाँ पे लगी रही। हमने फिर उस बाघ को पिंजरे में कैद करके जो है उसको रेस्क्यू करने के बाद हमने उसको भेजा है। तो ये विषय तो बहुत इस समय हमें बड़े कष्ट सभी पूरे मुझे लगता है लगभग पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में तो विशेष तौर पर रहा, लेकिन इसमें सरकार की कोई कमी नहीं रही। सरकार से हम निरंतर वार्ता करते रहे, अधिकारी कर्मचारियों से हमारा लगातार संवाद रहा, कर्मचारी भी मुस्तैदी से काम करते रहे, हम लोग भी जनता के साथ रहे। सर, क्राइम जिस तरह से उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई जगह में बढ़ा, और ऐसे में विपक्ष आपको सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे पर घेरता है कि क्राइम उत्तराखंड में बढ़ गया है, इसको किस तरह से कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत कुछ किया है और जो जरूरत पड़ेगी उसको भी करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में नगर निगम देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि राज्य स्तरीय रैली और राजभवन घेराव कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और कटआउट को नगर निगम प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना हटा दिया, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी और जंगली जानवरों के हमले जैसे गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और बैनर्स की परमिशन दिखा दो, मुझे दिखा दो। जिस दिन चाहे, जब मर्जी, जहां ये खंभों पे लटक जाते हैं, ये ऊपर बोर्डों में लटक जाते हैं, कहीं भी लग जाते हैं, गांधी पार्क में, पटेल पार्क में,
सारी जगह जो पब्लिक यूटिलिटी की जगह है उन पर ये बैनर पोस्टर लगाते हैं। अभी एबीवीपी का जो इतना बड़ा अधिवेशन हुआ, सबसे बड़ा डिफेसिंग का जो एक्ट है नगर निगम का, उसको अगर किसी ने उल्लंघन करने का काम किया तो एबीवीपी का जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, सारी दीवारें पोत दी। जिन दीवारों को चित्र बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया था एमडीडीए द्वारा, उन दीवारों को भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के नारों से पोत दिया गया। उनके लिए कोई परमिशन नहीं है। कांग्रेस की रैली होगी तो उसमें आप परमिशन मांगे। हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश में चल रहे सघन सत्यापन अभियान के दौरान कोतवाली पिरान कलियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने होटल में चल रहे कथित जनसेवा केंद्र पर छापेमारी की। छापेमारी में शहनवाज नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी जनसेवा केंद्र की आड़ में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर बेच रहा था। वहीं पुलिस ने मौके से 45 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोहरे, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश व्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम में हरिद्वार पुलिस में भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था। और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है। और इसकी कस्टडी से 45 फेक जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप, चार्जर और बनाने की सामग्री, 7 अलग अलग मोहरें और 6 फर्जी आधार कार्ड जो है बरामद हुए हैं। और पूछताछ में अब तक इसने बताया कि 1000 से ऊपर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जारी कर चुका है, ये लोगों को दे चुका है। इसके हर एक डॉक्यूमेंट जो बनाता था उसमें क्रम संख्या 01 ही होता था। और जो उसने जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं और फेक मोहरें भी मिली हैं। तो इस संबंध में थाना पिरान कलियर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड में 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होगा, जिस पर आरोपों की राजनीति जारी है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी का पलटवार भी इस पर आया है। और इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक ने गैरसैंण में ठंड और ऑक्सीजन की कमी की बात भी कह दी है, जिसे लेकर विपक्ष और भी हमलावर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होने जा रहा है। लेकिन इसकी समाप्ति को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सत्र की अवधि इतनी होनी चाहिए कि प्रदेश के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठा सके और सरकार से उनका समाधान प्राप्त कर सके। पहले कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश के 70 विधायक सत्र से संतुष्ट हो सकें और अपने क्षेत्र में उठने वाली बातों का निराकरण सरकार से पाकर अपने अपने क्षेत्रों में जा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि सत्र की अवधि कम से कम 1 महीना होनी चाहिए। और अगर 1 महीना ना हो तो कम से कम दो सोमवार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा सोमवार के दिन को इस तरह अलग कर देते हैं कि उन्हें प्रश्नों का जवाब न देना पड़े। तो कम से कम 2 सोमवार तो निश्चित रूप में उसकी मतलब ऐसा सत्र आहूत किया जाए कि जो 2 सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़े। आज 5 साल हो गए हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के विभागों का दिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। हर बार सोमवार को टाल दिया जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्र कम से कम 1 माह का होना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम 2 सोमवार अवश्य शामिल किए जाएं, क्योंकि सोमवार को ही मुख्यमंत्री को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। गोदियाल ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रश्नों के जवाब देने से बचने की परंपरा बना ली है और इस बार भी सत्र की शुरुआत सोमवार से केवल राज्यपाल के अभिभाषण के कारण की गई है, जिससे प्रश्नकाल प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके सवालों से मुख्यमंत्री किस प्रकार बच रहे हैं। इस बार भी सोमवार से सत्र इसलिए शुरू किया गया कि सोमवार को महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है। तो महामहिम के अभिभाषण के उपरांत कोई चर्चा नहीं होती उस दिन, तो बच गया दिन। और अगले शुक्रवार तक मुझे तो लगता है शुक्रवार का भी इंतजार भी नहीं करेंगे, पहले कर देंगे। सत्र पूरा, अगला सोमवार आना नहीं है। मुख्यमंत्री जी के विभागों का जवाब गया। 5 साल से यही हो रहा है।
तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रदेश की जनता को हालात बताऊं कि आपके प्रश्नों से किस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री बच रहे हैं, किस प्रकार से नए नए तरीके इन्होंने ईजाद कर लिए हैं। तो ये तरीके हैं। बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कांग्रेस के पास न तो मुद्दे हैं और न ही जनहित की स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सत्र 1 साल भी चला दिया जाए तो भी कांग्रेस अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष को पूरा समय देते हैं, प्रश्नकाल में जवाब देते हैं और जनहित के मुद्दों पर समाधान भी निकालते हैं। रमन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर बार विधानसभा में हंगामा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। देखिए, कांग्रेस का हाल अब मैं क्या बोलूं, बस ऐसा हो चुका है कि ना राधा होगी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाई कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। बात करते हैं कि सत्र का समय ज्यादा होना चाहिए। 1 साल भी अगर आप कांग्रेस को दे देंगे ना, वो तब भी कांग्रेस अपनी बात को नहीं रख पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है ना। जनहित में बात कहने के लिए नहीं है, नीति नहीं है, विजन नहीं है, जनता के बीच में क्या रखना है, क्या कहना है। भाई ये कर्तव्य तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो है उनका बनता है। वो किस विधायक को वहां बुलवाएंगे और किसको नहीं बुलवाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष को समय देते हैं, विपक्ष की बात भी सुनते हैं और उन सारी चीजों से सुन करके सारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ना तो समझना चाहती है और ना सुनना चाहती है। हर बार वो केवल और केवल विधानसभा सत्र में हल्ला मचाने का काम करते हैं, हल्ला मचा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ सत्र की अवधि पर ही राजनीति नहीं है, मौसम पर भी सवाल है। बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक ही मौसम का हवाला दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और अव्यवस्थाएं हावी हैं। साथ ही गैरसैंण विधानसभा स्थल के चयन पर भी विधायक दिलीप रावत ने आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि गैरसैंण में बनाया गया विधानसभा भवन सही जगह पर नहीं बनाया गया है और यहां सत्र के दौरान रहना बेहद मुश्किल है। इधर कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा है कि ठंड और ऑक्सीजन की कमी की बात स्वयं सत्ता पक्ष के विधायक ही कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ऐसे हालात हैं तो विधायक को गर्म रजाई, गद्दे और यहाँ की ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर जाना पड़ेगा। धस्माना ने यह भी दोहराया कि विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम रखी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सोमवार को प्रश्नकाल क्यों नहीं रखा जाता, जबकि प्रदेश की जनता जवाब चाहती है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि राजसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और राजसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। लेसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी का वक्तव्य आया, भराड़ीसैंण में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की भी कमी है। ठंडा तो है ही है, लेकिन वहाँ ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मेरा एक और आग्रह आपसे है कि आप बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया हीटर, बढ़िया ब्लोअर और साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर आप भराड़ीसैंण लेकर के जाएं। और हमने पहले आपसे आग्रह किया था कि सत्र बहुत छोटा है, सत्र को कम से कम 1 महीना होना चाहिए और 1 महीना ना हो तो कम से कम 3 हफ्ते का तो सत्र होना ही चाहिए। सोमवार तो आवे उसमें, उत्तराखंड की विधानसभा में कोई सोमवार आ ही नहीं रहा। ये क्या राज है, कौन सा सस्पेंस है, सोमवार को सत्र क्यों नहीं हो पाता, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। उसका भी जरा खुलासा अगर विधानसभा की अध्यक्ष कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विधायकों की सेहत का ख्याल रखें, बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया ब्लोअर, बढ़िया हीटर और साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर। बजट सत्र की अवधि 5 दिन है और विपक्ष से बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी के विधायक गैरसैंण में ठंड और ऑक्सीजन कम होने की बात कह रहे हैं। जिस हिसाब से नेताओं की प्रतिक्रिया है, उससे ऐसा लगता है कि 5 दिन भी बजट सत्र चल पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी।
खबर हरिद्वार से है, जहां तुलसी चौक स्थित फुटपाथ पर सो रही 2 वर्षीय मासूम की बच्ची के चोरी होने की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में सिटी कोतवाली मानव तस्करी निरोधक इकाई और सीआईयू की संयुक्त टीम में गठित भी कर दी गई। और ऐसे में शहर के संवेदनशील इलाकों में बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी बढ़ाई गई। मैनुअल पुलिसिंग और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर मात्र 4 घंटे में बच्ची को ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास से लावारिस हालत में सकुशल बरामद भी कर लिया गया। पुलिस का मानना है कि घेराबंदी और दबाव के कारण अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस के पास आई थी और ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची के साथ, ये तुलसी चौक है, इसके पास घाट के पास में सोई थी और जब ये सुबह उठती है तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है, तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। ASTU, जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद CIU और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें जो पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास CCTV कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया और लगातार चेकिंग करी जा रही थी। तो हमें बच्ची सकुशल जो है ऋषिकुल से बरामद हो गई। उसका मेडिकल चेकअप हो गया है और बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है और इसमें उसके परिजनों को हम सपुर्द कर रहे हैं और विदिन 4 आवर्स जो है ये बच्ची जो है बरामद कर ली गई है। खबर मसूरी से है, जहां मालोड से पारंपरिक साइकिल रिक्शा हटाकर उनकी जगह गोल्फ कोर्ट और ई रिक्शा चलाने की फैसला लिया गया है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि यह कदम शहर के सौंदर्यीकरण और माल रोड पर बढ़ती भीड़ ट्रैफिक को कम करने के लिए जरूरी है। शुरुआती चरण में करीब 40 गोल्फ कोर्ट चलाई जाएंगी। प्रत्येक कोर्ट में 2 लोग रखे जाएंगे ताकि अधिकतम श्रमिकों को रोजगार मिल सके। कुल 121 रिक्शा श्रमिक प्रभावित होंगे। जो रिक्शा नहीं चलाना चाहेंगे उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं रिक्शा चालकों को 15 दिनों में प्रस्ताव देने को भी कहा गया है। अगर सहमति बनी तो गोल्फ कोर्ट अन्य प्रमुख स्थलों पर भी चलाए जा सकते हैं। देखिए, अभी जो साइकिल रिक्शा चालक है, पूर्व में नगर पालिका द्वारा 14 चालकों को जो है गोल्फ कार्ट आवंटित किए गए थे। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जिला प्रशासन द्वारा 40 गोल्फ कार्ट जो है वो मसूरी क्षेत्र के लिए लाई जा रही हैं और ये जो गोल्फ कार्ट हैं उनका जो धनराशि है वो भी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 40 गोल्फ कार्ट हैं। हमारी जो बैठक हुई थी, जो रिक्शा चालक है उनके साथ जो बैठक हुई थी, उसमें 2 लोगों को 1 गोल्फ कार्ट देने पर सहमति बनी थी और अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द उस पर हमने लोगों से पिछली बैठक में प्रस्ताव मांगे थे कि जो भी 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और 1 गोल्फ कार्ट लेने के इच्छुक हैं और आपस में टीम अप करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सूची अगली बैठक तक दे दे। और इसमें लोगों में ये भी एक भ्रांति है अभी कि ये जो गोल्फ कार्ट हैं ये 40 की 40 मॉल रोड पर लगेंगी, पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश ये दिए गए हैं कि मॉल रोड के अतिरिक्त भी, क्योंकि गोल्फ कार्ट का उद्देश्य जो है वो मसूरी में जो हमारे टूरिस्ट हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।